तो जब बात करना हो तो आप मुझे बता दीजिएगा। जी जी, बस हो गया। दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। जी साईं, अस्सलाम असां वालेकुम। एक टेस्ट तौर ते तव्हां सां लाइव आया आहियूं तो चेक करण जे लाइ त असां वटि कमु करे थो न। सुभाणे असल में मुंहिंजो हिकिड़ो सेशन आहे जदीद टेक्नोलॉजी में सिंधी ॿोली जो इस्तेमालु ऐं लिसानियात जा इशूज़। हुन में जेके स्पीकर तव्हांखे ऑलरेडी ॿुधाया विया आहिनि त साईं असांजो डॉक्टर मज़हर ॾूतियो साहिबु आहे, साईं अली हसन मला आहे, साईं जावेद सोलंकी साहिबु आहे। उहे दोस्त आहिनि जेके असां सां हुते गॾु हूंदा। उन वारे सां तव्हांखे हिकिड़ी दावत गुज़ारिश बि आहे त लाज़मी शिरकत कजो त जीअं ॿोली जो मसइला असां सम्झी सघूं त सिंधी टेक्नोलॉजी ते गूगल में या जेको कार्पस लिंग्विस्टिक्स या कंप्यूटेशनल लिंग्विस्टिक्स ते इशूज़ आहिनि उन में कहिड़ा मसइला मसाइल पेश अचनि था, उनजी टेस्ट तौर ते असां आया हुआसीं। पर बाय चांस ख़ुशकिस्मती सां भाग भरी नाविल जो राइटर मोहतरम सफ़दर ज़ैदी साहब ऑनलाइन हुया। असांखे थोरी रिक्वेस्ट कईसीं त कुझु शयूं असां सां शेयर करे सघे, असां कुझु ॻाल्हियूं सिखी सघूं। साईं जो सेशन बि हुयो कल्ह, पर असां बदकिस्मती सां न ॿुधी सघियासीं। मां कंहिं सफ़र में हुयुसि ऐं काफ़ी दोस्तनि ॿुधो हूंदो, मूं शयूं शेयर बि कयूं हुयूं। साईं सफ़दर साहब सिंधी खे सम्झी सघे थो, असां सभु सेशन ॿुधाई गौर सां, ऐं सिंधी थोरी घणी ॻाल्हाए बि सघे थो, पढ़ी बि वञे थो ऐं लिखी बि वञे थो। इहा असांजी ख़ुशनसीबी आहे। साईं कैनेडा में वेठो आहे। भाग भरी हिकिड़ो सुठो नॉवल आहे। हॉलैंड मां साईं। जी जी, हॉलैंड मां। अच्छा हा, अच्छा अच्छा, ठीकु आहे। हॉलैंड मां वेठो आहे। सो असां थोरो मुख़्तसिर टेस्ट तौर ते साईं खां तारीफ़ कराईंदासीं, कॾहिं टाइम वठंदासीं त असां फुली तौर ते साईं खां कुझु शयूं सिखी सघूं, नावल जे बारे में ॻाल्हाए सघूं। पर मुख़्तसिर असां कोशिशि कंदासीं त भाग भरी नावल जो तारीफ़ ऐं उन खां सवाइ ॿियूं तसनीफ़ात जेके साईं सफ़दर साहिब जूं आहिनि उहे, ऐं मौजूदा रिसर्च कुझु कराए थो मुख़्तसिर असांखे ॿुधाए त असांजी सिंधी ऑडियंस उन खां वाक़ुफ़ु थी सघे। असां वरी ॿिए दफ़े कॾहिं मुकम्मल सेशन रखी सघंदासीं। सफ़दर साहब कैसे हैं आप? बिल्कुल साईं, बहुत बहुत मेहरबानी। सब अहलियान सिंध के साथ बात करके अच्छा लग रहा है। बहुत, हमें बड़ा अच्छा लग रहा है। आपकी मोहब्बत देखी हम सब लोग देख रहे हैं कि आप भी लाइव आ रहे हैं, कमेंट्स भी कर रहे हैं और सारी चीज़ें देख रहे हैं। तो भाग भरी नावल के बारे में आप कुछ बताएं। न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी की डिस्ट्रक्शन, नोम चोमस्की ने कुछ वक्त पहले कुछ लिखा था कि कोरोना तो एक मुसीबत है ही है, लेकिन इसके अलावा माहौलियात और उससे ज़्यादा जो टेक्नोलॉजिकल एटॉमिक न्यूक्लियर जो वेपन्स हैं उनका जो प्रॉब्लम वो बहुत ज़्यादा है। उसमें उन्होंने दो चार चीज़ें की कि रशिया और अमेरिका जब दो पावर थे तो उनकी एग्रीमेंट थी, तो उन एग्रीमेंट पे खड़े थे। अब उनमें से दो जो है मतरूक हो चुके हैं। अभी एक मतरूक होने वाला है। ट्रंप इसी इंतज़ार में है कि वो एग्रीमेंट ख़त्म हो जाए तो ताकि हम वेपन्स की बिजनेस को आगे बढ़ा सकें और दुनिया को तबाही की तरफ ले जाए। तो आपका नावल भी इसी हवाले से है, थोड़ा सा अपने नावल के बारे में बता दीजिएगा सर। मोस्ट वेलकम आपको, सभी साईं लिसनर साईं आपको। साईं, माहौलियात को मैं दो तरह से देखता हूँ। एक माहौलियात फिजिकल है, जिसमें हम कहते हैं हमारे जी दरिया की माहौलियात, इकोलॉजी, माहौल जी, जी सूरत हाल। लेकिन एक माहौलियात नजरियात की माहौलियात है, हमारे जहनों की माहौलियात है। तो भाग भरी दोनों माहौलियात पे बात करता है। ये माहौलियात का पोल्यूशन आइडियोलॉजी की पोल्यूशन से शुरू होता है, हम्म और उस आइडियोलॉजी के पोल्यूशन को मैंने जब फील किया, जब मैं बहुत टाइम के बाद, 5 साल के बाद, मैंने सिंध में भंबूर से लेकर रोड़ी तक मैंने एक स्टडी टूर किया था, क्योंकि मैं कुछ रिसर्च कर रहा था। तो जो मैंने चिप्पे चिप्पे पे मदरसे देखे और पोस्टर्स देखे, दीवारों पे लिखे हुए नारे देखे, तो मुझे ये लगा कि ये वो 20 साल पुराना सिंध नहीं है जो मैं छोड़ कर गया था। इस चेंज, हम्म और चेंज वो इंसान महसूस करता है जो बहुत दिनों के बाद आता है। जो 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 रोज देखते हैं उनको चेंज इतना इतना हर्ट नहीं करती है। तो आई गॉट रियली हर्ट। तो भाग भरी एक एक सिंधी औरत है, और एक अछूत सिंधी औरत है, अनटचेबल औरत है, जो हमारे हम्म सिंध के आपने देखा है भेल में,
कोहली पूरे पाकिस्तान में कॉन्ट्रैक्ट लेबर पे काम करते हैं और बाज दफा उनको मिलता भी नहीं है, लेबर में भी वो हम्म, स्लेव हो जाते हैं, वो उधार ले लेते हैं और फिर वो स्लेव हो हम्म, जाते हैं, उनके बच्चे भी स्लेव हो जाते हैं। हम्म, तो एक ऐसी औरत की दास्तान है जिसका बच्चा भी एज ए स्लेव पैदा होता है, लेकिन हम्म, वो उसके जहन में ये होता है कि कर्जा तो मेरे बाप ने लिया था और अब मेरी माँ उसको चुका रही है, लेकिन मैं तो हम्म, स्लेव नहीं हूँ। तो वो भाग जाता है, हम्म। और वो भागने के बाद वो जहादियों के हाथ में फंस जाता है, और फिर वो उसको ब्रेन वॉश करते हैं और वो बहुत बड़ा आदमी बन जाता है। असल में ये एक स्टोरी है जो एक प्रोफेसर बता रहा होता है म्यूजियम में रखी चीजें देख जी, के। बिल्कुल। हाँ। तो बेसिकली स्टोरी को मैंने 300 साल आगे जाके लिखा है कि हमारे खित्ते की सारी तहजीबें जो हैं वो म्यूजियम का हिस्सा हैं। हम्म, किसी यूरोपियन मुल्क ने सिंध को गोद में ले लिया है, किसी यूरोपियन मुल्क ने राजस्थान को गोद में ले लिया है, किसी यूरोपियन मुल्क ने बिहार को गोद में ले लिया है, किसी मुल्क ने हैदराबाद को गोद में ले लिया है। अब ये पूरा एरिया जो है वो म्यूजियम में जीता है, हम्म, और ये म्यूजियम में क्यों जीता है, फिर वहां से ये कहानी शुरू होती है। तो इस पे जब मैं ये लिख रहा था तो मुझको इस बात का अंदाजा था कि उर्दू को गहराई में जाके समझने वाले लोग शायद 5% होंगे पाकिस्तान में, और उर्दू जो है शायद 3-4% लोगों की माँ बोली होगी इस पाकिस्तान में, या 2% लोगों की होगी। हम्म, मेरे पास डाटा नहीं है, लेकिन बहुत कम लोगों की है। तो मेरे जहन में ये ख्याल था कि जबान इतनी सहल हो, इतनी आसान हो, इतनी आसान हो कि जिनकी माँ बोली उर्दू नहीं है वो उसको पढ़ सकें। और मेरी आइडियोलॉजी ये है कि मुझको कारी को एड्रेस करना है, और हम्म। मेरा जो एड्रेस है वो नकाद नहीं है, मेरा एड्रेस स्कॉलर्स नहीं है, मेरा एड्रेस वो शख्स है जो 5 जमात पढ़ के निकला है और वो उसके दिल में पढ़ने की तड़प है, और वो गांव के उताक में बैठकर इस पे बात कर सकता है। हम्म, तो इसको मैंने, क्योंकि एक इंग्लिश मुहावरा है, इजी राइटिंग इज ए ब्लडी हार्ड थिंग। हम्म। तो इस हार्ड काम से मैं गुजरा हूँ, और इस इसमें दिखाया है कि आइडियोलॉजिकली इंसान कैसे चेंज हो जाता है, और इंसान हार्ड लाइनर क्यों हो जाता है अपने आइडियाज में, और वो कौन सा लम्हा होता है कि इंसान सोचने और समझने की सलाहियतों से महरूम हो जाता है, और इंसान के जहन में अच्छा, एक। एक एक सवाल उभरता है सदर साहब, आपकी जी, बात काट रहे हैं। एक सवाल ये उभरता है कि आपको ये ख्याल क्यों आया कि सब कॉन्टिनेंट सिर्फ न्यूक्लियर पावर या न्यूक्लियर हथियारों की वजह से तबाह हो जाएगा और म्यूजियम में चला जाएगा? और भी तो मसाइल हैं। और भी मसाइल हैं, लेकिन आप देखें तो सब कॉन्टिनेंट न्यूक्लियर हथियारों की वजह से नहीं तबाह हुआ है। सब हम्म, कॉन्टिनेंट नजरियात के क्लैश की वजह से तबाह हुआ है। अच्छा। सब कॉन्टिनेंट की तबाही रेडिकलाइजेशन से हुई है। एक तरफ हिंदू रेडिकलाइजेशन है, एक तरफ मुस्लिम रेडिकलाइजेशन है। तो न्यूक्लियर वेपन तो एक बहाना बन गया, वो वो बहाना कोई और भी हो सकता है। तो बुनियादी तौर पे जो रीजन है वो हमारे ख्यालात का पोल्यूशन है। अच्छा, कुछ लोग तो ये कहेंगे कि ये आपकी वेस्टर्न जो नैरेटिव है उसकी रेपुटेशन है कि आप रेडिकलाइजेशन वेस्ट में भी रही है, किसी और जगह पे भी है। वेस्ट में तो रही वो है, कहें वो बिल्कुल। आपको आप पे फिर क्रिटिसाइज करेंगे कि यू आर स्पीकिंग द लैंग्वेज ऑफ अमेरिका, यू आर स्पीकिंग द लैंग्वेज ऑफ वेस्टर्न नैरेटिव्स। असल में रेडिकलाइजेशन वेस्ट में रही है। रेडिकलाइजेशन से अमेरिका ने बहुत नुकसान उठाया है, और उन्होंने इससे सबक सीखा है। हम्म, रेडिकलाइजेशन यूरोप में रही है, नस्ली रेडिकलाइजेशन जिसे कहते हैं, जो नाजीज ने वो की थी कि हमसे बढ़तर हम्म, नस्ल कोई नहीं है। कोई नहीं है। और कल कल मैंने अपने फेसबुक पे एक नैरेटिव लिखा था, क्योंकि कल हॉलैंड की आज़ादी का दिन था जर्मन हम्म, ऑक्यूपेशन से। हम्म, तो मेरे यहाँ पे दोस्त हैं, अजीज हैं, जिनके दादी दादाओं नानी नानाओं से मैं मिला हूँ, मैंने उनकी गुफ्तगू रिकॉर्ड की है, मैंने उनके फैमिली तस्वीरें देखी हैं कि रेडिकलाइजेशन की वजह से इसने इसने कितना सफर किया है इन इलाकों ने। हम्म, तो हम्म, जिन कौमों ने इसकी तबाही का इदराक कर लिया है, वो कौमें इस पे सेंसिटिव हैं, और हमको चाहिए कि हम आग जलाने से अपना हाथ
आग में जलाने से पहले खतरे को भांप लें। जरूरी नहीं है कि हम अपने हाथ जलाएं और फिर सोचें कि ये चीज बुरी है। बिल्कुल। तो और क्या सजेस्ट करेंगे, इस रेडिकलाइजेशन से हम कैसे निकल सकते हैं? सही, इस रेडिकलाइजेशन से निकलना मुश्किल नहीं है, लेकिन अच्छा। इसमें मुश्किल यह है कि जब जब रियासत इसकी जिम्मेदारी ना ले और आपका साथ ना दे, तो फिर ये काम बहुत मुश्किल हो जाता है। क्योंकि रेडिकलाइजेशन फैलाने में मीडिया, अखबार, टीवी, रेडियो, थिएटर, अदाकार, सदाकार, इंस्टीट्यूशंस एंड द हम्म, सिलेबस, ये सारी फोर्सेस हैं जो सोशल इंजीनियरिंग करती हैं। लेकिन हम और हम्म, आप या कोई इंडिविजुअल या कोई अदीब या कोई शायर, वो एक किरदार तो अदा कर सकता है, लेकिन उसके किरदार को फैलाने के लिए हमें मीडियम नहीं मिलता है। लेकिन हम कुछ कर सकते हैं, हम ये कर सकते हैं कि रोशन फिक्र को गोट गोट, गांव गांव, ओताक ओताक तक किसी तरह पहुंचा सकते हैं। हम्म। इसको हम पैरेलल, और आज का दौर है जैसे आप ऑनलाइन हैं, ये एक बहुत बड़ा मीडियम है एंड इज फ्री फ्रॉम एनी स्टेट अथॉरिटी अभी तक। तो जब तक ये आगे आगे चलकर इसको जकड़ सकते हैं। ये यस, इसको जकड़ा जाना है। यस यस, इट इट विल हैपन। तो जब तक नहीं हो रहा है, जब तक ये इज ए ग्रेट गिफ्ट फॉर अस। तो आप अच्छा, देखें हम आपसे। इसमें दो दो तरह की लड़ाई हमने सामने आनी है हमारे सामने। एक तो हमारे घर में है, तो हर मोहल्ले में, घर में, पाड़े में ये है कि वो चीज़ें हैं कि भाई, अब जैसे हमारे मोहम्मद बिन कासिम पे अभी थोड़ा सा डिस्कशन लोगों ने स्टार्ट करना शुरू कर दिया है, तो एक मौलवी साहब गिरफ्तार भी हो चुके हैं। तो इस तरह की चीज़ें घर में भी है कि आप अगर बोलते हैं इस तरह की लैंग्वेज, तो वो कहेंगे कि आप अमेरिका के एजेंट हैं, आप फलां के एजेंट हैं, आप मज़हब के खिलाफ बात कर रहे हैं, इस तरह के। तो हम दो तरह की लड़ाई है, और दूसरा वो रियासत या पावर, पावर किस तरह की उसको जकड़ सकता है कि आप इस तरह का डिस्कोर्स ना क्रिएट करें। एक हमारे घर में ही झगड़ा हो जाता है कि एक भाई इस तरह का है, एक भाई इस तरह का है। जैसे फातिमा भुट्टो का नॉवेल है शेडो ऑफ रेड क्रिसेंट, में भी सेम चीज़ें हैं। एक फैमिली में भी इस तरह की डिस्ट्रीब्यूशन है। वो उस चीज़ को हम घर से कैसे निकाल सकते हैं? घर से निकलना मुमकिन नहीं है, और हाँ। लेकिन घर पे बात हो सकती है। क्योंकि घर में जब बात शुरू होगी तो पहला पहला जो यूनिट है हमारा, वो घर है। हम्म, तो लेकिन हमारा रवैया ये होना चाहिए कि मेरा एक भाई हो सकता है मुझसे मुत्तफिक ना हो, हम्म, लेकिन मुझे डायलॉग का कल्चर बनाना है। हम्म, और डायलॉग के कल्चर का पहला असूल यह है कि आपका मुत्तफिक होना जरूरी नहीं है, हम्म। लेकिन आपको बात करना पड़ेगी। इसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। हाँ, बस यही एक रास्ता है हमारे पास। अच्छा, इसके अलावा सर आप और तसनीफ़ें आपकी कुछ हैं, उनके बारे में थोड़ा सा बता दें। सबसे जो जिसे कहते हैं, मैं नोवेल की दुनिया में इत्तफाकी और एक्सीडेंटल हादसाती तौर पे आया। मैंने एक प्ले लिखा था, वो ब्रिटिश इंडिया से लेबर सप्लाई के बारे में था, जो हम्म, कॉन्ट्रैक्ट लेबर ब्रिटिश इंडिया ने हम्म, डच कॉलोनी को भेजी थी। तो यहाँ पे आप ये देखें कि दो कॉलोनियल पावर्स हैं। एक ने हमारे इलाके पे कब्जा किया हुआ है, इंग्लैंड। हम्म, एक कुछ इलाकों पे नीदरलैंड ने कब्जा किया हुआ है। लेकिन ये दो कॉलोनियल पावर्स पहले समंदरों में और जमीन पे लड़ती थी, लेकिन अब ये मिलकर काम कर रही हैं। तो अब जब डच डच एरिया में शॉर्टेज हो गई काम करने वालों की, तो ब्रिटिश कॉलोनियल फ्रेंड्स ने कहा ओके, नो प्रॉब्लम, वी हैव चीप लेबर, वी विल सप्लाई टू यू। तो उन्होंने शिप भर भर के हिंदुस्तानी के वहां भेजना शुरू कर दिए। तो वो जो लेबर सप्लाई थी, उसके ऊपर मैंने प्ले लिखा था, और उसी के ऊपर फिर नॉवेल लिखा था कि पहले कैसे गरीब किया एक खास इलाके को, पहले गुर्बत फैलाई, और जब लोग गरीब हो गए तो उनको अपनी कॉफी प्लांटेशन और शुगर प्लांटेशन के लिए कैसे एक्सप्लॉइट किया। तो ये इस नॉवेल का उन्वान था, चीनी जो मीठे मीठी ना थी, क्योंकि लोग चीनी प्रोड्यूस करने के लिए गए थे, और वो इतने गरीब थे कि वो चीनी खरीद नहीं सकते थे जिसको वो खुद प्रोड्यूस करते थे। तो सेम इसकी कॉलोनाइजेशन वाली हुई, हार्ट ऑफ डार्कनेस पढ़े, इस तरह की बहुत बहुत सारे जो पोस्ट कॉलोनियल बिल्कुल नॉवेल्स हैं उनको पढ़े, वाइट बिल्कुल सरगासोसी, तो ये वही चीजें नजर आती हैं हमें।
बिल्कुल, ये वही है। और जब जब मुझको सूरीनाम में एज़ अ गेस्ट बुलाया गया, हम्म, तो यहाँ एक हैरत की बात है। मुझे वहाँ वहाँ जो इस वक़्त जो सूरीनाम में जो सबसे बड़ी ट्रेडिंग फैमिली है, वो सिंधी है। अच्छा। तो उन्होंने मुझे दावत की, उन्हें पता चला कि सिंधी बैकग्राउंड का राइटर है, तो वो लोग मिलके बड़े खुश हुए, लेकिन उनमें से कोई भी सिंधी पढ़ नहीं सकता था। ओह माय हुँ, गॉड। अच्छा। लेकिन वो बोल वहाँ सकते थे। हाँ, बोल सकते थे, बोल अच्छा सकते अच्छा थे। और वो घर में सिंधी बोलते हैं, उन्होंने मुझे सिंधी खाना भी खिलाया। अच्छा। तो वो इतने खुश हुए कि एक आदमी कराची से आया, फिर उनके पेरेंट्स ने 100 साल पहले माइग्रेट कर ली थी, डिवीजन से पहले माइग्रेट की थी। अच्छा। तो तो सिंध के लोग जो है पूरी दुनिया में फैले हुए हैं। मुझे इतनी दूर जाके सिंध के लोग मिले। इस मुल्क का नाम भी किसी ने नहीं सुना है। तो ये बेसिकली नौबादियात पे नॉवेल था, और नौबादियात मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है, और इसी पर मैं आगे भी काम कर रहा हूँ। नो अबादत को आप करंट पस मंजर में किस तरह देख रहे हैं? हम सिर्फ वो देखें, सिंधी में तो हमारे पास नहीं है। नो अबादत के हवाले से, पोस्ट कॉलोनी के हवाले से सांगड़ नावल है, मोहम्मद इस्मान डिप्लाई का, वो बहुत पुराना है। उसके बाद हमने उसको ज़्यादा टच नहीं किया। इंडिया और उन्हें बहुत ज़्यादा टच किया, इंग्लिश लिटरेचर में खास तौर पे बहुत ज़्यादा टच किया गया। कुछ हमारे बख्शी दीवार ने नावल लिखे, कुछ चीज़ें इस तरह की हैं, लेकिन ज़्यादा नहीं लिखा। अब उस सारे पस मंजर को हम नए कॉन्टेक्स्ट में, करंट कॉन्टेक्स्ट में किस तरह देख सकते हैं? सही। पोस्ट कॉलोनियलिज्म। जो हमारा सिंधी लिटरेचर है, जो हमारे सिंधी टीचर्स हैं, जो हमारे सिंधी अदीब हैं, जो हमारे सिंध की यूनिवर्सिटीज़ हैं, उनको हम्म, अपने करिकुलम में, सब्जेक्ट में एक हम्म, ब्लॉक बनाना चाहिए, जिसमें हम्म, वो नौबादियात की थ्योरीज को पढ़ाएं, और पोस्ट कॉलोनाइजेशन एंड प्री हम्म, कॉलोनाइजेशन, ये दोनों बहुत, इनमें एक संबंध है, इनमें एक रिलेशन है। और हम्म, जब तक हम इसको नहीं समझेंगे, तो हम एक मयारी अदब तो नहीं कहना चाहिए, लेकिन हम एक एक वो अदब नहीं तख्लीक कर पाएंगे जो हम दुनिया के सामने रख सकें। डेफिनेटली। क्योंकि दुनिया अदब जो है ना, बुनियादी तौर पे अदब तख्लीक नहीं होता है किसी को खुश करने के लिए। अदब तख्लीक नहीं होता है किसी को नाराज करने के लिए। अदब हम्म, तख्लीक होता है झंझोड़ने के लिए। हम्म, आपको आपको मेरी नजर में ये नहीं है कि मैं किसी को खुश करना चाहता हूँ, हम्म, लेकिन कुछ ऐसी चीजें कहना चाहता हूँ जो जो आम तौर पे कहना मुमकिन नहीं है। हम्म। तो वो मैं एक आर्टिस्ट हूँ, मैं रंग भर सकता हूँ तस्वीर में, और यही इसी में मैं मसरूफ हूँ। अच्छा, नहीं, अच्छी बात बताई आपने। हमारे पास पोस्ट कॉलोनियल एज ए सब्जेक्ट पढ़ाया जा रहा है, लेकिन वो क्रिएटिव जो फिक्शन है उसका अभी तक हिस्सा नहीं हुआ। मुझे इसका अफसोस है। वो होना चाहिए, जितना लिखना चाहिए वो अच्छा होगा। लिखा जाए, नॉवेल्स लिखे जाएं, शॉर्ट स्टोरीज हमारे पास कुछ है, लेकिन वो क्वांटिटी जितनी होनी चाहिए उसको सारे पस मंजर को क्लियर कर दें, वो इतना नहीं मिल रहा। मेरी ख्वाहिश है कि वो सिंधी में भी बहुत सारी हो जाए। इंग्लिश में तो बहुत ज़्यादा है एज ए पोस्ट कॉलोनियल सब्जेक्ट। मैंने खुद इस्लामिक यूनिवर्सिटी में पढ़ा है, इस्लामाबाद में, और फिर सिंध की यूनिवर्सिटी में हम पढ़ा भी रहे, एकेडमिक लेवल पे है वो, लेकिन वो दूसरे वो आम मासेस लेवल पे वो उतना नहीं है। तो डेफिनेटली ये बहुत अच्छा सब्जेक्ट है, जिसमें इंसान को झंझोड़ सकता है कि किस तरह आपकी कल्चर, अंपायर राइट्स बैक आप पढ़ेंगे तो बिल एशक्राफ्ट, तो इस तरह की चीज़ें, किस तरह आपको सारी चीज़ें आ सकती हैं, आपकी कल्चर को तब्दील कर सकते हैं, मुतासर कर सकते हैं लैंग्वेज को। तो इस वाले अच्छा, उसके अलावा आपकी करंट प्रोजेक्ट्स कौन से हैं, कौन से इंटरेस्ट हैं, किस चीज़ पे आप काम कर रहे हैं? अ, इस वक्त मैं भाग भरी को खत्म करने के बाद मैंने फौरन शुरू कर दिया था सिंध की कॉलोनाइजेशन के ऊपर काम, अच्छा, वंडरफुल। कि सिंध को कब कॉलोनाइज किया गया था। तो मैंने अच्छा सरदार साहब, ये हमारे लिए नया इस्तेलाह है कि कोई इस तरह का कहे कि सिंध की कॉलोनाइजेशन वाला, इसमें वो तो कह रहे थे बाबुल इस्लाम है, तो वो कॉलोनाइजेशन वाली बात थोड़ी सी नहीं हो जाती है? ये असल में क्योंकि लोगों को मिसगाइड किया गया है। जब मैंने पहला ट्रिप किया था, मैंने अपना सफर शुरू किया था भंबूर से, जिसको देवल कहते हैं।
तो मैंने एक आर्टिकल लिखा था छोटा सा, उसका उन्वान था बाबुल इस्लाम या बाबे जहारियत। तो ये बाबुल तो इस्लाम आपके नहीं पास था, ये उनके बाबुल। उनके उनके प्रूफ्स रेफरेंसेस वगैरह हैं? क्योंकि हमारे पास एक बिल्कुल बहाना तो बिल्कुल। ये भी है कि हमारे पास वो मुस्तंद हिस्ट्री मौजूद नहीं है कि वो कुछ कह सके अरब कॉन्क्विस्ट के हवाले से 712 में जो हुआ। तो आपके पास वो रेफरेंसेस हार्ड फैक्ट्स हैं, आप उसके बिना पे बात करना यहाँ चाहते बिल्कुल, यहाँ पर दो दो फैक्ट्स हैं मेरे पास। हैं? पहला फैक्ट तो ये है कि कोई फैक्ट फैक्ट नहीं है। अच्छा। और दूसरा फैक्ट ये है आप कि रिकंस्ट्रक्ट कर रहे हैं हिस्ट्री को? एग्जैक्टली एग्जैक्टली, अच्छा। ये प्रोसेस है रिकंस्ट्रक्शन थ्रू लिटरेचर। हम्म। क्योंकि रिकंस्ट्रक्शन के बहुत सारे टूल्स होते हैं। जब हम्म। रिकंस्ट्रक्शन शुरू हुई तो बेसिकली वो बाइबल से शुरू हुई थी। अच्छा। और रिकंस्ट्रक्शन में सबसे पहला जो रोल प्ले किया था वो अरिस्टोटल थॉट्स जो थे, जो इब्ने रुश्द से फ्रांस में पहुंचे थे। तो अच्छा। फ्रांस में एक सर्किल था, जो वो एवोल्यूशियन थियोलॉजिस्ट थे, वो हम्म। उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया था। तो वहां से रिकंस्ट्रक्शन शुरू हुई थी। तो रिकंस्ट्रक्शन की फिलॉसफी रिलीजियस बुक से शुरू हुई। हम्म। लेकिन अ, अ, मेरे इस वक्त जो फेवरेट किताब है, जो मैं 3 4 5 दफा पढ़ चुका हूँ, वो एकेडमिक काम है आसिफ मन्नान साहब का, जो वहाँ पढ़ाते रहे प्रिंसटन में और कोलंबिया में। शायद अभी भी कोलंबिया यूनिवर्सिटी में पढ़ा रहे हैं। उन्होंने जो चचनामे की रिकंस्ट्रक्शन की है, वो इट्स ए वंडरफुल वर्क। और हर अच्छा, सिंधी। फिर एक क्वेश्चन सर, मैं आपकी बात करें, जिस एक क्वेश्चन फिर यही आता है कि जैसे आपने कहा कि बाइबल की रिकंस्ट्रक्शन, वहां से रेफरेंस एक तो रिकंस्ट्रक्ट करते हैं, दूसरा फिर बाइबल से रेफरेंस ले आते हैं। फिर वही नैरेटिव तो नहीं होगा रिलीजियस नैरेटिव को डिफेंड नो नो करने नो नो, या उसको रिजेक्ट करने के, फिर बिल्कुल रिलीजियस नैरेटिव? नो, बिल्कुल नहीं। बहुत सारी लिटरेरी थ्योरीज जो हैं, उसकी बुनियाद ही मजहब थी। फॉर अच्छा। एग्जाम्पल, अच्छा। मैं जिस यहाँ ऐसे देखें, आप यहाँ थोड़ा सा दूर ऐसे खिड़की नजर आएगा, वहां हम्म। से आप 15 मिनट आप जाएंगे तो हम्म। उसका घर आ जाएगा स्पिनोजा का। अच्छा, वंडरफुल। तो स्पिनोजा स्पिनोजा ने कहाँ से शुरू किया? उसने पहले अपनी रिलीजियस किताबों को रिजेक्ट किया अपने दलाइल के साथ। हम्म। और फिर उसको एम्स्टर्डम की यहूदी बिरादरी ने उसको निकाल दिया एम्स्टर्डम से। फिर ये यहाँ पनाह मिली हमारे घर के पीछे। हम्म। और और वो जब उसको पनाह मिली तो इस शहर का मेयर बैक डोर से छुप के उससे मिलने आता था रात के अंधेरे में, क्योंकि हम्म। वो नाराज नहीं करना चाहता था यहूदी लॉबी को। लेकिन अच्छा। 400 साल के बाद क्या हुआ? 400 साल बाद यहाँ कांग्रेस, अभी पिछले 10 12 बरस पहले एक कांग्रेस हुई यहूदियों हम्म। की एम्स्टर्डम में। उन्होंने एक रेजोल्यूशन पास किया और उस रेजोल्यूशन में ये कहा कि हम बद्दुआ को वापस लेते हैं, जो उन्होंने स्पिनोजा को दी थी। अच्छा, और उन्होंने 400 साल बाद? यस, और फॉर। उन्होंने अच्छा। तस्लीम कर लिया कि स्पिनोजा की जो फाइंडिंग्स थी और जो उसकी बातें थी, वो एक रिस्पेक्टफुल आदमी है, और हम अपनी बद्दुआ वापस लेते हैं। वरना सबसे पहले तो मोस्टली ये होता है कि फिलोसफी के जवाब में रिलीजन आ जाता है, कि आप फिलोसफी को ले जाते हैं तो रिलीजन तो एक ऐसी चीज है कि आप उसको वो आर्ग्यू नहीं कर सकते, लेकिन लेकिन वो फिलोसफी जो एक्सेप्ट है, कर लिया। फिलोसफी जो है, वो वो आर्ग्यू करती है। वो ये नहीं देखती है कि रिलीजन है, फेथ है, दिल टूटेगा लोग। हाँ। फिलोसफी का काम तो एक फिलोसफी तो सर्जन है एक। हम्म। उसका काम गली सड़ी, पीप, जख्म, उसको खरीदना है, उसको नश्तर लगाना है, उसको क्लीन करना है। लेकिन ये इसका अभी आना हमारे मुआशरे में बाकी है। अभी इब्तिदा नहीं हुई है। हाँ। 400, अब मैं आपको बता रहा हूँ, जो काम इस धरती पे जहां मैं बैठा हूँ 400 हम्म। साल पहले हुआ, अभी हम्म। हमारे यहाँ स्टार्ट नहीं हुआ है। बिल्कुल सही बात। तो, तो स्टार्ट अभी तो क्या, वो एक्सेप्ट भी नहीं कर रहे अभी। एक तो हाँ, मरहला ये था कि आप चीजों को सुनना पसंद करें, आप फिर एग्जैक्टली। सोचें, फिर आप उसको जो रिकंस्ट्रक्ट करें, क्रिएट करें, वो बात की बात है अभी। अब पहला पत्थर किसी को फेंकना होगा, हम्म। और उसको उस पत्थर को फेंक के अपने ऊपर कीचड़ को उछालना होगा। हम्म। लेकिन जब एक इंसान ऐसा कर लेगा तो किसी दूसरे को हिम्मत मिलेगी, किसी तीसरे आदमी को हिम्मत मिलेगी, एक सिलसिला चल निकलेगा। तो डेफिनेटली। आसिफ मन्नान की किताब पढ़कर मुझे बहुत सारे डार्क
डार्क स्पेसेस नजर आए हिस्ट्री में, और अच्छा। मुझको, आपको और मेरे जितने दोस्त यहाँ सुन रहे हैं इस वक्त, हम्म, सबको ये अथॉरिटी है कि वो उन हम्म, डार्क हिस्सों को तारीख के अपनी हम्म, मर्जी का रंग भर दें। हम्म, और फिर पढ़ने वाले के ऊपर डिपेंड करता है कि उसको कबूल करता है, उसको रिजेक्ट करता है, या उसको एंजॉय करता है। इट डजेंट मैटर, ये लिटरेचर है, ये अदब है। लेकिन इसमें पढ़ने वाले भी हमारे कुछ परसेंटेज हैं, बाकी लोगों के असर में वो फिर दबे हुए रहते हैं। उनको भी ये वो खुद डर रहे होते हैं कि क्या मुझे भी एक्सेप्ट करना चाहिए, डिस्कोर्स को लेके आना चाहिए या नहीं लेके आना चाहिए। फिर डेफिनेटली ये सारी इश्यूज है। सही, सबसे बुनियादी खराबी जो हमारे सोसाइटी में हो गई है, वो खौफ है। हम्म, वो, और उसमें मजहब का खौफ है, उसमें समाज का खौफ है, उसमें खानदान का खौफ है, उसमें कोलीग्स का खौफ है, उसमें नौकरी का खौफ, बहुत सारे खौफ हैं। लेकिन हम्म, हमें कुछ खौफ से तो हम लड़ नहीं सकते, लेकिन कुछ खौफ ऐसे हैं जिनसे हम वो कर सकते हैं। तो हमको थोड़ा कुछ बढ़ना तो पड़ेगा, वरना हम्म, वरना ये होगा कि रिवायती नॉवेल लिखे जाते रहेंगे, हम्म, रिवायती नज़में लिखी जाती रहेंगी, रिवायती गज़लें लिखी जाती रहेंगी। ये तो, बिल्कुल। ये जो सिंध की जो सरजमीन है, हम्म, मैं तो इनकलाबी किरदार लिख रहा हूँ सिंध पर। हम्म, हम्म, और मेरे मेरे कमिंग नॉवेल में बिन कासिम जालिम शख्स नहीं है, वो एक मजलूम इंसान है। अच्छा। और ये चीज मेरे जो सिंधी दोस्त हैं, और खासतौर से जो नेशनलिस्ट साइड के हैं, मुझे हम्म, पता है उनको पसंद नहीं आएगी ये बात। हम्म, हम्म, लेकिन मैंने उसको डीप में गया हूँ, और मैंने ये रिसर्च की है कि बिन कासिम को 13 या 14 साल की एज में ही उसके चचा ने अपने सियासी अज़ाइम के लिए फारस में हम्म, भेज दिया था, अप्रेंटिसशिप पे, फौजी बनने हम्म, के लिए। तो मेरी नज़र में जिस बच्चे से उसका बचपन और नौजवानी छीन ली जाए, वो मजलूम हो जाता है। हम्म, और फिर मैंने जो रिसर्च की है, मैंने ये देखा है कि बिन कासिम वाज नॉट द रूलर। हम्म, बिन कासिम एक रबर स्टैम्प था। हम्म, उसको जो रूल था वहाँ फौजी रूल था, और हज्जाज बिन यूसुफ डायरेक्ट अपने जनरल्स के जरिए रूल कर रहा था। अच्छा। तो हज्जाज के खत आते, उसका निज़ाम था कि हर दूसरे तीसरे महीने उसका मकतूब सिंध पहुंच जाता था, और तो वही तो उसको आपके चलाता पास था। वो रेफरेंसेस हिस्टोरिकल है, प्रूफ बिल्कुल चीजों के? बिल्कुल है। इसको तो डॉक्टर मुबारक अली ने भी अपनी किताब में सिंध खामोशी की आवाज में लिखा है कि हम्म, हज्जाज किस तरह से सिंध को चलाता था। लेकिन लेकिन वो हम, कहते हैं कि वो नैरेटिव किसी और जबान कल्चर की बोल रहे हैं। तो हमारे बहुत सारे लोग डॉक्टर मुबारक को पसंद नहीं करते। हाँ, इट वो डजंट मैटर। हमारे। ये तो हाँ। मैंने एक छोटी सी बात दी है, लेकिन डॉक्टर आसिफ मन्नान जो हैं, प्रोफेसर आसिफ मन्नान, उन्होंने हम्म, भी इस बात को वो किया है कि बेसिकली जो था वो बनी उमैया हम्म, रिजीम थी, और उसका डॉक्ट्राइन था। और अच्छा। सिंध सिंध पे कब्जे का भी मेरे मेरे उसमें ये नहीं है कि वो कोई औरतों के पीछे आया था, कुछ था। बेसिकली हम्म, ये जो वाटरवेज हैं सिंध से लेके श्रीलंका तक, इनको कब्जा हम्म, करना चाहते थे ये लोग। और यहाँ सोने से भी ज्यादा महंगी तिजारत इस एरिया में हो रही थी, और वो अच्छा। मसालों की तिजारत थी। अच्छा। तो जो साउथ इंडिया और श्रीलंका और ये हम्म, सिंध से टेक्सटाइल, ये तीन हम्म, चीजें जो थी वो ऐसी थी कि ट्रेडर ताजिर जो हैं वो हुकूमतों से ज्यादा कमा रहे थे। अच्छा। तो बनी उमैया इस गोल्डन रूट को कब्जा करना चाहती थी। हम्म, तो मैंने अपने नॉवेल में लिखा है कि गुजरात, अगली प्लानिंग गुजरात पे कब्जा करने की थी। उस वक्त गुजरात का नाम कुछ और होता था। सफदर साहब, दिल तो करता है आपसे इतनी बड़ी सिटिंग कर ले इन सारी बातों का, हाँ, लेकिन डर भी रहता है कुछ चीज़ों का। तो डेफिनेटली हम उस बोलेंगे, बात करेंगे आपसे तफसीली इन सारी हाँ। चीज़ों पे। ये एक टेस्ट ट्रांसमिशन, आपकी ब्रीफ इंट्रोडक्शन थी। ना और ना, जैसे मुझे आपने बहुत खुशी हुई। बताया बेलेश क्राफ्ट के अंपायर राइट्स बैक, और दूसरी किताब आप पढ़ेंगे तो हम पढ़ेंगे तो डेफिनेटली उसमें चीज़ों को रीड करें और रीराइट करें। तो आखिरी उनको चीज उल्टा, मैं हाँ, आखिरी चीज उल्टा कहना करके चाहूंगा। पेश करें। आखिरी चीज आपसे पूछेंगे, हाफिज कुंवर साहब ने मेरा सवाल फिर वो रिपीट किया है कि मैंने कहा कि आप किसी रिलीजियस नैरेटिव को रिजेक्ट डिफेंड करने के लिए फिर वही नैरेटिव रेफरेंस लेके आते हैं। हाफिज साहब ने वही पूछा है कि ग्रीक्स ने भी लिटरेरी थ्योरी की बुनियाद मजहब पर रखी थी। इसका थोड़ा सा आप जवाब दे दें, फिर हम आपकी ठीक है। बात पे आ जाएंगे। देखें,
पुराने जमानों में हमारे पास मजहब के सिवा होता ही क्या था? कुछ थी, ये सारी मजबूरी लिटरेचर थी, उससे रिलेटेड थी। हाँ मजबूरी थी। हमारे पास डिवाइन बुक्स के अलावा कुछ भी नहीं हम्म, होता था। लेकिन अभी जो मैं रिसर्च कर रहा हूँ उसमें एक अहम चीज जो है वो जगह जगह मेरे काम में इंडस वैली सिविलाइजेशन को एड्रेस किया जा रहा है। अच्छा और ये इंडस वैली सिविलाइजेशन वो बहुत मुख्तलिफ थी वेदक सिविलाइजेशन से। अच्छा। और हमारे जो सिंधी हैं हम्म उनमें से अक्सर लोगों को पता नहीं है कि जब बिन कासिम ने कब्जा किया तो हम्म मेजोरिटी जो थी सिंध की वो बुद्धिस्ट थी। हम्म राजा बेशक बरहमन था, वो भी हम्म दो नस्लों से बरहमन था। उससे पहले हम्म इधर राजा भी जो वो था, क्या नाम था, राय डायनेस्टी जो थी वो भी बुद्धिस्ट डायनेस्टी थी। हम्म तो हमारे लोग जो है वो इस तरह से ब्रेन वॉश हैं, वो भूल जाते हैं हम्म कि ये तो हिंदू एरिया था नहीं, हम्म। ये बुद्धिस्ट और जैन एरिया था। और जो देवल जो था वो ऑलमोस्ट 80% टू 70% जैन जैन सिटी था, जो जैन सब मत वाले व्यापारी थे। थे। अभी हम आप तरफ जाएंगे तो जैन मत के मंदिर की वो चीजें मौजूद है। आप कभी थार शायद आए हो, मैं आया हूँ, मैंने जैन मंदिर देखे हैं पुराने। उमरकोट मिट्टी वाली साइड। बिल्कुल बिल्कुल। तो हाँ हाँ हाँ। ये तो इसमें एक जी। आखिरी चीज बताता हूँ। इसमें इसमें एक करेक्टर है, इसमें मैंने गड़बड़ करी है, फिक्शनल फिक्शनल फ्रीडम मैंने इस्तेमाल की है। और फिक्शनल फ्रीडम में मैंने हम्म, राजकुमारी को दमिश्क जाने से अच्छा बचा लिया है, क्योंकि मेरा दिल नहीं कर रहा था कि मैं अपने अच्छा सिंध की राजकुमारी को दमिश्क भेज दूं, खलीफा के पास। तो मैंने एज ए राइटर अपनी राजकुमारी को बचा लिया है। और अब वो राजकुमारी, अच्छा। राइटिंग करते हुए आपकी इमोशंस भी आ जाती हैं सामने। यस यस, मुझे ख्वाब आते हैं, इमोशंस तो दूर की बात है। हाँ, अच्छा क्योंकि अच्छा यू आर लिविंग विद इन ए कैरेक्टर्स, विद मैनी कैरेक्टर्स, और कुछ कैरेक्टर्स से यू आर इन लव विद देम। तो मेरी राजकुमारी अच्छा को बिन कासिम ने होस्टेज किया हुआ है, लेकिन मेरी राजकुमारी चतुर्वेदी है, उसको वेदों का इल्म है, उसको बुद्धिस्ट की नॉलेज है, उसको जरतश्तों का इल्म है, वो उसको अरबिक में वो फ्लुएंट है। तो बिन कासिम हम्म, एक 17 साल का नौजवान है, वो 2 साल से साथ रह रहे हैं। और वो अब उसकी तालीफ कल्ब हो रही है, उसमें तब्दीली आ रही है। वो इसको ब्रेन वॉश तो नहीं कह सकते हैं, अवेयरनेस उसको मिल रही है, उसको पता चल रहा है कि ही बीइंग यूज्ड। हम्म, तो लेकिन आगे मैं हम्म, रिवील नहीं करूंगा कि क्या हो रहा है। अच्छा। तो वेट करेंगे हम उन चीजों का, और जो हाँ, आप लेकिन नॉलेज बता लेकिन रहे खास हैं बात है रिसर्च कि करें। राजकुमारी ये बता रही है कि ये हिंदू धर्म जो है ये इंडस वैली सिविलाइजेशन नहीं है। इंडस अच्छा वैली सिविलाइजेशन में पूजा का, खुदा के वो तस्वुरात नहीं है। और ये जो लिंगम जो कभी कभी सिंध के पुराने आर्कियोलॉजी से निकला है, ये हिंदुओं ने यहाँ से लिया है, ये हिंदुओं से इधर नहीं आया है। शिव को अच्छा इन्होंने बाद में दिया है। अच्छा। तो ये बहुत सारी चीजें हैं जो इसमें आएंगी। इसका हर सफा कोई तारीख होगा। अच्छा, तो कोई इस तरह करे, कोई इस तरह का आर्किटेक्चर या कोई खोजी किसी को बिठा दे, पूछें कि इंडस्ट्री के हवाले से कि कौन सी चीजें मिली है, उस पे भी एक सेशन होना चाहिए, लोगों को अवेयरनेस। मैंने तो आपसे रिक्वेस्ट की थी मैं कि किसी, इसी कॉन्टेक्स्ट में कह रहा हूँ जी। हाँ आप हाँ, बोले। किसी आर्कियोलॉजिस्ट को बुलाएं और उस पे बात होनी चाहिए। और बड़ी ये संजीद बोले, बहुत। दैट्स वंडरफुल। हाँ हाँ, ये रिवाइवल है सिंध का। अगर आप इस पे बात करेंगे तो हम्म, मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैंने एक एक सील को पढ़ा है, अच्छा मोहनजोदड़ो से निकलने वाली एवरी सिंगल सील मेरे इधर है, मुझे याद है। तो अच्छा। आप बता सकते हैं कि कितनी सील्स जो हैं वो उन्होंने शिवा को यहाँ से लिया है, हमारी सील से बाद में उन्होंने अच्छा, डेवलप किया। वो क्योंकि जो कह वेदक रहे हैं कि नॉट डिसाइफरेबल, तो आपने कैसे वो पढ़ लिया? पढ़ने से मुराद ये होती है कि आपने उसकी हाँ, शक्ल को देख के आपने उसको इंटरप्रिटेशन किया। इज नॉट ए लैंग्वेज, ये सिंबल्स हैं। और अच्छा ये सीज हैं जो ट्रेड में यूज होती थी रस्तों के लिए। वंडरफुल हाँ, वो सर, जब बहुत सामान, शुक्रिया। हाँ, जी जी। जो आप सामान आखिरी बात जाता था। कर रहे थे, आपसे वो सिटिंग करेंगे हम, डेफिनेटली तफसीली सिटिंग करेंगे।
तो ये एक टेस्ट ट्रांसमिशन ब्रीफली मैंने कहा, मेरे पास 2 उर्दू के नावल अभी भी टेबल के सामने पड़े, एक आपकी बागबरी है, दूसरे मेरे दोस्त है मोहम्मद शिराज दस्ती का नावल है सासा, तो दोनों नावल पढ़े हुए हैं। तो मैंने कहा कि आपसे थोड़ी सी ब्रीफली कर लें, आपसे तफसील में हम बात करेंगे। आप आखिरी बात बताना चाहते थे, आप वो बता दें तो फिर हम अलविदा करेंगे दोस्तों को। मैं आखिरी बात ये बताना चाहता था कि अहले सिंध जो हैं अपने आप को ब्रॉड एस्पेक्ट में सोचें कि ये वो गहवारा है जिसने ना खुदा से शुरू होके बहुत सारे खुदाओं को आगोश में लिया है और बहुत सारी जबानों को आगोश में लिया है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि सिंध सिंध सिंधी वो लोग हैं जिन्होंने कश्मीर से ताल्लुक रखने वाले को अपने सर का ताज मान लिया। और सिंध जो है इतनी बड़ी सल्तनत थी, तो उसमें बहुत सारी जबानें थी, उसमें बहुत सारी बोलियां थी। तो सिंध सिंध पाकिस्तान को अगर आगे बढ़ना है तो उसको ये मानना पड़ेगा कि पाकिस्तान सिंधी है। तो फिर पाकिस्तान अपनी रूट्स जो है सिंध से जोड़े और ये माने कि इसको इंडस रिपब्लिक ऑफ इंडस होना चाहिए, फिर हमारी दुनिया बदलेगी। नहीं देखिए, आप उस तरफ जाएंगे टेक्सिला वाली साइड पे, दूसरे जो वहां पर भी हमें खंडरात मिले हैं, तो वो भी एक सिंध पंजाब से एक ही बात हो जाती है। एक थोड़ा पंजाब बात सिंध, पंजाब का वर्ड तो ब्रिटिश उसमें आया है टाइम पे। हड़प्पा और टेक्सिला वाले, जी जी। पंजाब का लफ्ज तो था नहीं पहले। अच्छा। ये पंजाब इज ए न्यू फिनोमिना। अच्छा। आप हिस्ट्री देख लें, आपको ब्रिटिशर से पहले लफ्ज पंजाब आपको इस्तेमाल नहीं होता मिलेगा। मुगलों ने कभी पंजाबी का लफ्ज नहीं इस्तेमाल किया। अच्छा। तो ये सब सिंध है। ये सब लोग कश्मीरी भी सिंधी हैं, पंजाबी भी सिंधी हैं, बलोची भी सिंधी हैं, ये सब सिंध है। तो हमको फिर बड़ा दिल करके पूरे पाकिस्तान को अपने साथ मिलाना होगा। ये मैंने आखिरी बात करना बड़ा तो हो नहीं पा रहा, इसकी थोड़ी सी वजह आपकी नजर में इसकी क्या हो? इसकी बहुत सारी वजूहत हैं। जो कौम जो भी कौम कॉलोनियल जब्र से गुजरती है उसमें नैरोनेस आ जाता है, उसमें इसे एक उर्दू लफ्ज है बहुत प्यारा, उसको कहते हैं जूद रंजी आ जाती है। अच्छा। और जूद रंजी जो होती है वो नार्सिसिज्म की एक अलामत होती है। गुस्सा जल्दी आ जाता है, बहुत सारे नफ्सियाती मसाइल जो है कॉलोनी जो गुलाम हो जाते हैं जो कौमें। सिंध बहुत मजलूम है। सिंध को बनी उमैया ने से गुलामी शुरू हुई, बनी अब्बास आए गुलाम बनाया, फातमियों ने गुलाम बनाया, उसके बाद फिर ये अफगानों ने गुलाम बनाया, थोड़ी सी सुमैया थोड़े से वो मिले आज़ादी, वो भी मुकम्मल आज़ादी नहीं थी। उसके बाद ब्रिटिश लोगों ने बनाया और अब इस्लामाबाद है। तो जब इतनी लंबी कॉलोनाइजेशन होती है तो कौमों को फर्क पड़ जाता है, लेकिन निकलना फिर भी मुमकिन है। अच्छा, बहुत शुक्रिया सर। बहुत अच्छी बात हुई, बहुत ज़बरदस्त बातें हुई और मुझसे मिलकर बड़ी खुशी हुई, कुछ नई चीज़ें हमारे सामने आई। तो और ये जान के बहुत खुशी हुई सबको होगी इंशाल्लाह कि आप सिंध के हवाले से लिख रहे हैं, वो रिसर्च कर रहे हैं और कुछ और रिसर्च रेफरेंसेस भी हैं आपके पास। तो वी कैन गो फॉर न्यू नैरेटिव, न्यू काइंड ऑफ डिस्कोर्स क्रिएशन। तो ये हो सकता है आपके हवाले से। तो आपकी निस्बत से हम कोशिश करेंगे कि कुछ नई चीज़ें हमारे डिस्कोर्स फिक्री हवाले से लेके आए। तो डेफिनेटली लोगों को इख्तलाफ होगा, किसी को रिजर्वेशंस भी होंगी, बहुत सारी बातें हो सकती हैं, लेकिन डेफिनेटली हम अपने अंदाज से पॉजिटिव वे में, हमारा मकसद ये नहीं होता कि खामख्वा किसी को रिजेक्ट कर दें, किसी को एक्सेप्ट कर लें। तो डेफिनेटली हम दरमियाने तरीके से कुछ चीज़ें क्रिएट कर सकते हैं। आपने बहुत अच्छी बातें बताई और मुझे यकीन है कि जो भी सुनने वाले दोस्त होंगे तो उन्होंने सुन के बातें बहुत अच्छी तरीके से समझी होंगी और चीज़ें आगे रहेंगी। और हफीज़ कुंबर साहब फिर कह रहे हैं कि मेरा सवाल रह गया, मुझे सवाल रह जी हुआ है। सर ने क्लियरली बता दिया था कि सर आप थोड़ा सा फिर और ब्रीफली अगर बता सकें तो। हफीज़ कुंबर साहब हमारे सीनियर दोस्त हैं और बहुत अच्छे राइटर, आप जानते होंगे। हफीज़ कुंबर साहब से कहना चाहूँगा कि पिछले साल मैंने सयाहत पे गया यूनान की, तो एथेंस में बहुत सारे दिन रहा। उनकी हर साइट, हर देवी देवता, हर पुराने उसको, और पहाड़ पे जहाँ इनका सबसे बड़ा मंदिर है जो
जो कभी इस्लामी मरकज बन गया था जब तुर्कों ने कब्जा किया था एथेंस पे, तो उसको उन्होंने मस्जिद बना दिया था। फिर जब जब ईसाई, जब क्रिश्चियन आए, उससे पहले क्रिश्चियन आए तो उन्होंने उसको चर्च बना दिया। फिर तुर्क आए, उन्होंने उसको मस्जिद बना दी। अब वो एक आर्कियोलॉजिकल साइट है। तो मैं अपनी आंखों से देख के आया हूँ कैसे ट्रांसफॉर्मेशन हुई थी ग्रीक सोसाइटी में, देवी देवताओं के मजहब से फिर क्रिश्चियनिटी की तरफ। उनके म्यूजियम में सारी दास्तानें हैं, लेकिन उनकी जो बुनियाद थी वो डिवाइन किताबें थी। तो जो भी थ्योरी, जो भी कंस्ट्रक्ट होती थी, उसकी बुनियाद रिलीजन पे होती थी, और फिर वो जो फिलोसफर होता था वो उसके खिलाफ बात करता था। फिर उसको वो कहते थे जहर तुम्हें पिलाया जाएगा, तुम बच्चों को बिगाड़ रहे हो। तो कोई जिससे कहते हैं द कार्डर ऑफ रेफरेंस कोई नहीं था। ये मजबूरी थी। मेरे ख्याल में सर का स्वाद थोड़ा सा वो सोफिस्ट और नेचुरलिस्ट जो थे ग्रीक्स, प्लेटो के पीरियड्स में यूफिस्ट थे, तो मेरे ख्याल में उस तनाजर में ना हो कि वो चीज़ें इस तरह लेके आते। वी डोंट नो, मेरे ख्याल में आप जवाब हाँ, इसकी थोड़ी सी भी बात है, उसमें आजादी फिक्र थी। जैसे सोफिस्ट थे, जो फिलोसफी का पहला पत्थर फेंका गया वो उस आदमी ने फेंका जो समंदर के किनारे बैठा हुआ था। उसने देखा कि जहाज आ रहा है, जब वो आता है तो पहले उसके मस्तोल की नोक ऊपर आती है, फिर पूरा शिप आता है, और फिर जब वो वापस जाता है तो इसी तरह से। तो ये मुशाहिदे थे, और जो सोफिस्ट थे उनका सोच को महमेज देने में बहुत बड़ा किरदार था। लेकिन कहीं ना कहीं जाके देवी देवताओं के फरमानों से, फरामीन से क्लैश हो जाता था, और फिर वो कहीं रिजेक्शन होती थी, फिर कहीं इख्तलाफात होते थे। तो सिंध की सोसाइटी में भी ये तो होना है आगे चल के, क्योंकि मैंने पूरा पाकिस्तान में घूमा हूँ। सिंध और बलोचिस्तान के जो जवान हैं वो सबसे ज्यादा फर्टाइल दिमाग हैं, लॉजिक वाइज सोचने के लिए और लॉजिक की चीजों को एक्सेप्ट करने के लिए, और बहुत गुंजाइश है सिंध में और बलोचिस्तान में। बहुत शुक्रिया सर, आपसे हम तफसीली डिस्कशन रखेंगे ताकि आपसे वो सारी चीज़ें हम फुर्सत में बैठ के हम डिस्कस कर सकें, लोगों को इजाज़त दें कि वो क्वेश्चन पूछ सकें, सवालात लेके आए, वो इख्तलाफात भी लेके आए, बाकी चीज़ें भी कह सकते हैं, तो हम डेफिनेटली लेंगे। ये एक टेस्ट ट्रांसमिशन था असांजा पहिरियां दोस्तों, ये असांजो हिकिड़ो टेस्ट मूं चयो तो टेस्ट करे वठो। सुभाणे मुंहिंजो सेशन आहे, हाणे वटि ॿिनि काफ़ी दोस्तनि जा सेशन हूंदा। सफदर साहब खे बसि शॉर्ट नोटिस ते रिक्वेस्ट वो तारुफ़ करायो, साईं ते तारुफ़ करायो, ऐं ॻाल्हियूं तव्हांजे साम्हूं आहिनि, इहे शयूं पियूं हूंदियूं तव्हां ॿुधंदव। असां वरी सफदर साहब सां बाग़ भरी नावेल सां गॾु खोड़ सारियूं ॻाल्हियूं खणी करे असां अची डिस्कस कंदासीं, उनखे पूरो सेशन वठंदासीं, पूरो टाइम वठंदासीं, ऐं इहा कोशिशि बि कंदासीं त को आर्कियोलॉजिस्ट जेकॾहिं सुठा हिकु ॿ असांखे हथ अची वञनि, त उन्हनि खे विहारे करे असां उन्हनि सील्स जे बारे में, उन्हनि राइटिंग्स जे बारे में, या जेके शयूं असांखे मोहनजो दड़ो मां हड़ापा मां वञनि ते मिलियूं आहिनि, उन्हनि शयुनि ते डिस्कस करे सघिजे थी। असां उहे शयूं बि कोशिशि कंदासीं। तव्हां ॾिसंदड़ में हा जी एक चीज और, एक अमेरिका में एक मेरे जानने वाले हैं, उनका मुझे अभी नाम याद नहीं आ रहा है, उन्होंने रिसर्च की है सील्स पे और कोई किताब भी लिखी है। अच्छा, मेरे पास मेरे डेटा में मौजूद है उनका एड्रेस। अच्छा, तो मैं कोशिश करूंगा कि आपको लिंक अप कर दूं, और वो एक्सपर्ट हैं इस पर, सील्स पर, मोहनजोदड़ो की। तो एंड शी स्पीक्स हिंदी फ्लुएंटली। ओह रियली? यस यस यस, शी इज अ सिंधी वुमन। ये तो बहुत अच्छा हो जाएगा फिर। एग्जैक्टली, तो दैट्स इज माय गिफ्ट फॉर योर सेशन। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। हम आपकी बहुत सारी चीज़ें याद रखेंगे, बहुत सारी चीज़ों का वेट करेंगे, बहुत सारी चीज़ें आपसे सीखेंगे, और बहुत सारी चीज़ों से इख्तलाफ भी करेंगे। इख्तलाफ भी नो, इट डजंट मैटर, इख्तलाफ इज अ ब्यूटीफुल थिंग। डेफिनेटली लर्न करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू साईं। सभिनी जी वॾी महिरबानी जेके असांखे ॿुधनि पिया, सवाल करनि पिया, कमेंट्स कनि पिया। असां वरी गॾु थींदासीं सुभाणे, असांखे दुआउनि में यादि रखिजो। थैंक यू सो मच।